अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, मतलब आज जिस चीज़ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे वो इंट्रोडक्शन टू लॉ पे होगा, ठीक है। और उसमें भी कानून के क्या मायने हैं उस पे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। कानून के क्या मायने हैं, और आपको ये बात मालूम हो कि कानून जब आप पैदा होते हैं, जिस रोज़ आप पैदा होते हैं, उस जब तक आप कब्र में नहीं चले जाते हैं तब तक कानून आप पे लागू होता है, और कब्र में पहुंचने के बाद भी कानून लागू होता है। क्योंकि जब किसी शख्स की मौत होती है उसके बाद भी उसकी मौत को रजिस्टर कराना होता है, ताकि आपको जो है कब्रस्तान से रिसीट लेनी पड़ती है, और रिसीट लेने के बाद एक डेथ सर्टिफिकेट बनवाया जाता है, ताकि जो वर्सा है या मिरास है या प्रॉपर्टी किसके हक में जाएगी, उसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप जो है डेथ किसी की भी मौत को रजिस्टर कराएं, और उसके लिए फिर आपको डेथ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो कानून जो है फिर आपको क्या करना है, कानून हर चीज़ में लागू होगा। चाहे आप किसी दुकानदार से दूध खरीदने जाएं, कहीं बाइक चला के जाएं, और बाइक चलाने के बाद जो है आपको किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तो उस पर भी आपका जो है क्या होगा, वो ट्रैफिक चालान काटेगा। तो वो भी कानून है, मोटर व्हीकल एक्ट है। आपने कोई दूध खरीदा, दूध का पैकेट, और दूध का पैकेट जो है ख़राब निकल आया, तो उसमें भी जो है आपका क्या होगा, उसमें भी कानून लागू होगा। तो ऐसा कोई निज़ाम नहीं है जहाँ पे कानून ना हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं और कहूं कि ऐसा निज़ाम बताइए जिस निज़ाम में कानून ना हो, तो वहाँ क्या होगा? तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो है तानाशाही होगी, या इस तरीके की सिचुएशन होगी जिसमें लोग आपस में लड़ रहे होंगे। क्योंकि कानून क्या करता है, आपकी हरकतों को वो रेगुलेट करने का काम करता है, उस पर कुछ रुकावटें डालने का काम करता है। मान लीजिए आपको ये इजाज़त दी जाए कि आप जो है बाइक चला सकते हैं बिना हेलमेट के, ठीक, ये अगर इजाज़त मिल जाए तो क्या होगा। अब आप जो है खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए और उसमें आपके सर पे चोट लगे, तो आप तो ये कह दोगे जनाब आपने कहा था कि आप जो है मुझे हेलमेट लगवाएंगे। कानून कहता कब है कि आप हेलमेट लगाएं? तो आप इसलिए कानून में हेलमेट पहनना ज़रूरी है, कानून में हेलमेट पहनना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि आप जो है कानून के बारे में क्या जानते हैं, कानून के क्या माने हैं, और कितने तरीके का कानून है। जैसे आपको मालूम होगा कि एक आईनी कानून है, एक इंटरनेशनल कानून है। आईनी कानून यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो कानून है, संविधान भारत का। उसके अलावा इंटरनेशनल कानून है, फिर नेशनल कानून है, मतलब कौमी कानून है, और बैनुल अक़वामी कानून है। तो ये कानून के तरीके हैं। फिर एक कानून जो है वो इस तरीके का कानून है जो आपकी कस्टमरी लॉ है, शरीयत का कानून है, ठीक है। तो ये कानूनी निज़ाम जो है दुनिया में, जब से दुनिया बनी है तब से दुनिया में कानून का निज़ाम है। अब आप बताइए किसी शख्स ने ये कैसे पता किया कि मरने के बाद किसी शख्स को दफनाना है, तो ये कैसे पता किया गया? तो ये पता किया गया जब पहला मर्डर हुआ हाबिल और काबिल के बीच में। तो उसमें जब उसने कौवे को देखा दूसरे कौवे को मारने के बाद कि इसको दफनाना है, तो ये दफनाने का निज़ाम वहां से शुरू हुआ, ठीक। तो निज़ाम जो है वो कहाँ से मिलेगा, कानून कहाँ से मिलेंगे आपको? तो कानून आपके समाज से मिलेंगे, सोसाइटी से मिलेंगे, और कानून आपको ये बताएंगे, कि आपको क्या चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। ये जानकारी तो हर आदमी कर लेता है, ये आदमी को मालूम होता है कि मुझे क्या करना है। ये जानकारी कम होती है कि हमें क्या नहीं करना है। इसलिए ये जो आपकी क्लासेज हैं बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसमें ढंग से बैठेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आप अच्छे बड़े वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं। और जो आप सब्जेक्ट जो है, वो सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू लॉ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NIOS का ये सब्जेक्ट है। और अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब इतना डेप्थ में इसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि आप एक पूरे वकील के बराबर काम कर सकते हैं, इतनी जानकारी आपको दी जाएगी। मेरा नाम है एडवोकेट साहिल अहमद। मैंने जो है अपनी शिक्षा हासिल करी है जामिया मिलिया इस्लामिया से, दिल्ली में एक विश्वविद्यालय है वहाँ से, और फिलहाल मैं अभी प्रैक्टिस भी करता हूँ, ठीक है। मैं पेशे से वकील हूँ। तो और मैं यहाँ आपकी क्लासेस लेता हूँ। पिछले सेशन में भी मैंने क्लासेस ली थी, और इस सेशन में मैं आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ाने की कोशिश करूँगा, और कुछ बता सकूँगा जितनी मेरे पास इल्म है, और उतना बता सकूँगा जितना आपको समझ में आया। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कहाँ तक ले जाते हैं। उसको आप जो है वकील बनने के लिए ले जाते हैं, या जज बनने के लिए ले जाते हैं, या अपने इल्मी इजाफे के लिए आपके कुछ फ़ायदा होता है या नहीं। मेरा मेन मकसद ये है कि आपको जो है कुछ इस चीज़ के बारे में बताया जाए कि कानून क्या है,
और कानून की कानून साजी कैसे होती है, कानून के माने क्या है। ठीक है, तो ये जानकारी जो है आपको मालूम होनी चाहिए। दूसरा, ये जो है आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, ये मॉड्यूल है आपका। मॉड्यूल क्या है कि इसमें लेक्चर्स कितने लेसन्स हैं, जो 40% का जो लेक्चर्स हैं उसमें आपको प्रैक्टिकल देने होंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल मार्क्स होगा 40 नंबर का, और इसको टीएमए बोलते हैं। इसमें जो चैप्टर्स हैं उस चैप्टर्स का उसमें 11 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और जो एग्जाम में आएंगे, एनुअल एग्जाम में लिखने के लिए चैप्टर्स आएंगे, वो 16 चैप्टर हैं। इसमें पूरे भारत में जो कानून लागू होते हैं, इंडिया में जो कानून लागू होते हैं, उसके अलावा बैनुल अक़वामी कानून यानी इंटरनेशनल जो कानून है उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। माहौलियाती कानून जो है उसकी आपको जानकारी दी जाएगी, यानी इन्वायरमेंट, यानी जो प्रदूषण हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। कोई सामान आपने खरीदा अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, आपने कोई सामान परचेज किया और उस सामान में कुछ कमियां निकली, तो सलाफीन के जो कानून हैं, जो कंज्यूमर्स के जो कानून हैं, उसके लिए आपको बताया जाएगा कि आपके हुकूक है। फिर आईनी निज़ाम आपको बताया जाएगा कि भारत का आईनी निज़ाम कैसा है और उसमें क्या आपके जो है हुकूक हैं, क्या हुकूक हैं और उसमें क्या आपको जो है राइट मिले हुए हैं। ठीक है, ये आईनी कानून का नुक्ते नज़र से बताया जाएगा। फिर दीवानी और फौजदारी के कानून की जानकारी आपको दी जाएगी कि भाई दीवानी का कानून क्या कहता है और फौजदारी का कानून क्या कहता है। ठीक, दीवानी और फौजदारी का मतलब क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। ठीक है, इसकी आपको जानकारी दी जाएगी। कोई शख्स जिसने चोरी की तो उसके ऊपर क्या आरोप लगेगा, उसकी अदालती निज़ाम क्या है, भारत में अदलिया का क्या निज़ाम है, वो आपको बताया जाएगा कि ज़िले लेवल पे एक अदलिया है। फिर जो है अगर आप वहाँ से उस फैसले को नहीं मानते हैं तो आप जाते हो हाई कोर्ट में। भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, और उसके बाद जो है अगर आप हाई कोर्ट से भी मुतमईन नहीं होते हो तो फिर आप जाते हो सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर आप जो है अपनी पैरवी करते हो। इसके लिए फिर आपको एक ये निज़ाम समझाया जाएगा कि जो शख्स वकील नहीं कर सकते उनके पास क्या हुकूक है। तो उनके पास वो हुकूक हैं कि उन्हें जो है सरकार जो है अपनी तरफ से वकील देगी, और सरकार जब वकील देगी तो सरकार जब वकला देगी तो वो उनकी पैरवी करेंगे। ये भी एक पूरा एक चैप्टर है। ये सारे चैप्टर आपके लिए इतने ज़रूरी हैं कि आज के नुक्ते नज़र से अगर आप समझने की कोशिश करें तो आज अगर आप इस खाली क्लासेस को अटेंड करें और अटेंड करने के बाद नोट्स बना लें तो मुझे ये महसूस होगा कि आप जो हैं काफ़ी लोगों से आगे हो जाएंगे। समाज में जो कमियां हैं वो समाज की कमियां आप दूर कर सकते हैं अगर आप ये जानकारी ले लें। जैसे आपको मालूम होगा कि भारत का आईन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक, तो इसको बनने में कितना समय लगा, क्योंकि आपको मालूम है 1947 को भारत आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। 9 जुलाई 1946 से बैठक चल रही है कि आईन बनेगा, बहस हो रही है, और उस बहस में जब बहस शुरू हुई 9 दिसंबर 1946 से, आपके पास अगर पेन और कॉपी हो तो इसको लिख लीजिए, आपसे एग्जाम में भी इस पे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि खाली बैठने से बेहतर यह है कि अगर आप पेन और कॉपी रखें, क्योंकि आप इल्म वाली कौम से हैं, पेन और कॉपी आप रखें और इसको नोट करें कि 9 दिसंबर 1946 को आईन बनाने की जो मीटिंग हो रही थी, तो पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई। हमारा जो आईन है भारत का, उसको बनने में कितना समय लगा ये आपको मालूम होना चाहिए। कोई आपसे पूछे कि भारत का आईन है और ये बनने में कितना समय लगा, तो आपको मालूम होना चाहिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर आप जज और कलेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको एग्जाम देना होगा। उस एग्जाम में आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि भारत का जो आईन है वो जब बना तो उसमें कितना वक्त लगा, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। ठीक, अब इसका सदर कौन था? जो इसके पहले सदर थे उनका नाम था सर सच्चिदानंद सिन्हा। उनका पहला नाम जो था, पहले जो सदर थे,
जो इंटरिम प्रेसिडेंट थे, 9 दिसंबर को कमेटी जब बनी, मीटिंग हो रही थी, तो उसके इंटरिम प्रेसिडेंट थे सर सच्चिदानंद सिन्हा। सर सच्चिदानंद सिन्हा पहले जो इंटरिम प्रेसिडेंट हुए उनका नाम था सर सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट सदर बन गए कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में जाके भारत के पहले सदर जमहूरियत हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, जो आइन साज असेंबली थी, आइन साज असेंबली जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके जो सदर हुए, परमानेंट सदर जो हुए, वो हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में जाके भारत की जमहूरियत के सदर हुए। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछे, क्योंकि आपसे हम लोगों को तो ये माना जाता है कि हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम लोग जब पढ़े लिखे नहीं है तो हमारे पास नॉलेज कैसे आएगी? तो ये जानकारी होना आपके लिए जरूरी है, और मेरे लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो जब उनसे ये सवाल पूछा जाए कि आपकी आइन साज असेंबली का सदर कौन था, तो आप तुरंत बता दें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब जो थे उसके सदर थे। ठीक, ताकि क्या होगा, मेरा नाम मशहूर होगा, और मेरा नाम मशहूर होगा तो आप लोगों का नाम मशहूर होगा, मेरी नाक नहीं कटेगी। समझ रहे हैं, नाक का बड़ा मसला है, सारा मसला जो है वो नाक का है। ठीक है, तो मेरी कोशिश आपसे ये है कि आप जो बात यहां बताई जाए पेन और कॉपी से नोट कर लें, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप ही लोग जो हैं इस पूरे जो मसले हैं, मसले मसाइल हैं, उसकी जो असली नेतृत्व या लीडरशिप कर सकते हैं वो आप ही लोग कर सकते हैं, अगर आप पढ़ें और अगर आप समझें और आपको समय मिले। ठीक है, तो आइन साज असेंबली के जो पहले सदर हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। अब आप कहोगे कि सर भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, आपके दिमाग में ये सवाल चलेगा कि 15 अगस्त 1947 को तो भारत आजाद हुआ, तो आइन साज असेंबली की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को कैसे हो गई? सवाल दिमाग में आना चाहिए कि भारत तो आजाद हो रहा है 15 अगस्त 1947 को। ये तो मालूम है ना कि इंडिया की जो आजादी हुई 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजाद हुआ, 9 दिसंबर 1946 को आइन साज असेंबली की पहली बैठक कैसे हो रही है? तो वो बैठक इसलिए हो रही है, अंग्रेजों ने कहा भारत से कि आप अपनी आइन बनाने के लिए एक असेंबली बना लीजिए और आप अपना आइन बनाना शुरू कीजिए। आइन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? आइन एक ऐसा कानून है जिसके अंदर किसी भी मुल्क, जिस मुल्क का वो आइन होगा, उस मुल्क की जो शासन प्रणाली है, मतलब किस तरीके से रूल किया जाएगा, किस तरीके से शासन किया जाएगा या किस तरीके से हुकूमत की जाएगी, वो लिखा होता है, उसे दर्जाबंद करते हैं। ठीक है, उसको दर्जाबंद करने का काम जो है आइन साज असेंबली में किया गया कि भाई भारत में जो सदर जमहूरियत कौन होगा, तो उसका नाम होगा प्रेसिडेंट। ठीक है, सदर जमहूरियत होगा। फिर प्रधानमंत्री का क्या काम होगा? प्रधानमंत्री का काम ये होगा कि प्रधानमंत्री जो है भारत की कैबिनेट का सदर होगा। ठीक, अब आपसे सवाल ये पूछा जाए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका जवाब जो होगा वो होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। क्योंकि ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, और एग्जाम जब आप लिखेंगे तो आपको अगर इसकी जानकारी होगी तो आप तुरंत अपना जवाब लिख लेंगे और उसमें नंबर पूरे आएंगे। ठीक है, तो भारत की जो जमहूरियत है उसके पहले सदर या पहले जो प्रधानमंत्री हुए उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पहले सदर जमहूरियत जो हुए उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो 15 अगस्त 1947 को झंडा फहराया गया वो किसने फहराया? वो फहराया जो है आप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और उन्होंने कहा 12 बजे रात को बैठक हुई पार्लियामेंट में, पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बन चुकी है। ठीक, और उसका उद्घाटन पिछले साल ही हुआ है। ये जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। अखबार अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो उर्दू का अखबार आप पढ़ लीजिए, अंग्रेजी या हिंदी का नहीं पढ़ रहे हैं, तो ताकि आपको जानकारी मिलती रहे, और जब जानकारी मिलेगी तभी आप समाज से बने रहेंगे। नहीं तो क्या होगा कि लक्षद्वीप आइलैंड में या अंडमान निकोबार आइलैंड में कुछ लोग रहते हैं जिनसे सब कुछ कट ऑफ है। ठीक, हम वैसे नहीं बनना चाहते हैं, हमें समाज में रहना है और समाज के लोगों से बात करनी है। ठीक है, तो आपको ये मालूम हो कि
कानून जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू लॉ, और इंट्रोडक्शन टू लॉ में कानून के माने, कानून क्या होगा इसकी जानकारी होनी चाहिए। और इसमें मैंने अभी तक आपको ये बताया कि आइन और कानून कितने तरीके के होते हैं। उसमें एक आइनी कानून का निज़ाम है, फिर दूसरा जो है बैनुल अक़वामी कानून है। जैसे आपको मालूम हो यूनाइटेड नेशंस, आप सभी लोग जान रहे होंगे इस वक्त दुनिया में 2 जगह वॉर चल रहे हैं, 2 जगह युद्ध चल रहे हैं। गाजा में युद्ध चल रहा है, दूसरा युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया में, ठीक है। तो उसमें बैनुल अक़वामी कानून क्या कहते हैं, मतलब इंटरनेशनल लॉज का क्या रोल है और क्या वो लॉज का वॉर को रुकवा सकते हैं। ये चीज आपको इस चैप्टर में बताई जाएगी कि इंटरनेशनल लॉ की कितनी हैसियत है, मतलब इस सब्जेक्ट में आपको ये बताया जाएगा इंटरनेशनल लॉ की क्या वैल्यू है, ठीक है। फिर आपको ये बताया जाएगा इस सब्जेक्ट में इस चीज की भी जानकारी दी जाएगी कि जो आपके रिवायती कानून है, रिवायत के जो कानून है, कस्टमरी लॉ, जैसे शख्सियत का कानून जो है, पर्सनल लॉज, भारत में हर धर्म के मानने वालों के अपने जो है शरीयत लागू होती है। जैसे हिंदू मजहब के लोगों की अपनी शरीयत है, हिंदू लॉज हैं, हिंदू मैरिज लॉज हैं, हिंदू डाइवोर्स लॉज हैं। उसी तरीके से मुस्लिम शरीयत भी है, इस्लाम के मानने वालों की अपनी शरीयत है। इसी तरीके से पारसी की, शिया, इनकी क्या कहते हैं, आपका जो ईसाई है उनकी अपनी शरीयत लागू होती है, ठीक। उसके अलावा ये पर्सनल लॉज के मैटर है और ये आज के ज़माने में बड़ा हॉट टॉपिक है। इन पे अक्सर जो है बात होती है कि जो भी किसी भी धर्म के मानने वाले हैं उनके लिए, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या बोलते हैं इसको? यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस पे अक्सर आप अगर न्यूज़ फॉलो करते हो तो इस पे हमेशा बहस होती हुई मिलेगी। इसको यूसीसी बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हर मजहब के लोग के लिए, हर मजहब के मानने वाले के लिए एक ही तरीके का कानून हो, इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। जिसका विरोध जो मजहब के लोग हैं वो करते हैं कि भाई हर मजहब के लिए एक तरीके की शरीयत, एक ही सी शरीयत नहीं हो सकती, क्योंकि हर मजहब की अपनी अपनी रिवायती रसूमात हैं और उसको वो छोड़ नहीं सकते और शरीयत जो है उसको फॉलो करेंगे। इसीलिए आईन में हर धर्म के मानने वालों के लिए क्या हुआ, उनको जो है हुकूक दिए गए और वो आईनी हुकूक है और बुनियादी हुकूक है। यानी उनको ये बुनियादी हुकूक दिया गया है कि वो अपने मजहब का पालन कर सकते हैं, ठीक है, अपने मजहब पे चल सकते हैं, ठीक है। ये उनका आईनी हुकूक है और आईनी हुकूक में भी बुनियादी हुकूक है, ठीक है, जो बुनियादी हुकूक कोई उनसे ले नहीं सकता। कानून बना के सरकार उनसे उनका बुनियादी हुकूक नहीं ले सकती। फिर सवाल यह है कि जो 3 तलाक का मसला था, 3 तलाक के मसले में फिर बुनियादी हुकूक का मामला क्यों नहीं आया? ये सवाल आप लोगों के जहनों में आना चाहिए। और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया? 3 तलाक एक बार में कहने का जो मसला था उसका जजमेंट 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया और उस केस का नाम था शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस केस में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो 3 तलाक का मसला है और एक बार में 3 तलाक दी जा रही है, उसका बुनियादी हुकूक जो आईन में दिए गए हैं, उन बुनियादी हुकूक में से ये बुनियादी हुकूक इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे, यानी औरतों को ये हुकूक नहीं है कि वो 3 तलाक एक बार में दे सके और मर्दों के पास ये हुकूक है। इस बुनियाद पे इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, गैर आईनी घोषित कर दिया गया, ठीक है, गैर कानूनी और गैर आईनी घोषित कर दिया गया, ठीक है। ये सारा मसला है। अब सुप्रीम कोर्ट पे इस पे लंबी बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट में जब लंबी बहस हुई, इसका जजमेंट आया। जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने, जज साहब ने कह दिया कि ये गैर कानूनी और गैर आईनी है, गैर बुनियादी हुकूकों के खिलाफ है, औरतों को इसका हक नहीं है, तो इस बुनियाद पे इसको गैर आईनी घोषित कर दिया गया। अब सवाल यह है, क्या उस पे कानून बन जाना चाहिए था, वो भी क्रिमिनल कानून? मान लेते हैं कि ये गैर आईनी है, ठीक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो क्या उस पे क्रिमिनल कानून बन जाना चाहिए था? और क्या किसी शख्स ने 3 दफे कोई शब्द कह दिया तो क्या उसको जेल भेज देना चाहिए और उससे यह भी कहलवाना चाहिए कि तुम जो है खर्चा दोगे? ये एक सवाल है जिसका जवाब आप ही लोग दे सकते हैं, क्योंकि ये जो शरीयत के मामले हैं उसमें पर्सनल जो शरीयत के जो जानकार हैं, और शरीयत के जानकार के लिए ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि किस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, ठीक है।
तो ये जो मामले हैं, ये पर्सनल लॉज यानी शख्सियत के कानून, जो शख्सी कानून है, पर्सनल लॉज मुस्लिम्स के, पर्सनल लॉज हिंदूज के, पर्सनल लॉज पारसियों के और पर्सनल लॉज ईसाइयों के, इसकी भी जानकारी इस सब्जेक्ट में आपको दी जाएगी, ताकि आपको मालूम हो कि कंपैरेटिव लॉज क्या क्या कहते हैं, किस मजहब का क्या कानून है, ये इस सब्जेक्ट में आपको बताया जाएगा। और ये सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी बुक्स आपको मुझे लगता है मिल जाएंगी ऑनलाइन, आप इसको जो है प्रिंट आउट करा लीजिए और पढ़ना शुरू करिए। उर्दू में अच्छी बुक है, लेकिन कुछ चीज़ें जो जहाँ पे ये अपडेटेड नहीं है वहाँ मैं आपको बता दूंगा। जैसे यहाँ पे इस बुक में हाई कोर्ट का जो नंबर है वो कम दे रखा है, 21। आज की तारीख में यानी 10 नवंबर 2024 की तारीख में आज भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, और वो अपडेटेड नहीं है, पुरानी बुक है। तो उसको क्या किया है 25 हाई कोर्ट, क्योंकि NIOS ने ही उसमें तरमीम नहीं की है, तो हम लोग तरमीम कर नहीं सकते। तो जब तक NIOS तरमीम नहीं करेगा तब तक हम लोग उसको, लेकिन मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि जो लेटेस्ट जानकारी है वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में लिखने में कोई दिक्कत ना हो, और जब आपसे कोई समाज में सवाल पूछे तो आपको ओरिजिनल जानकारी हो, ठीक है, जो लेटेस्ट जानकारी है वो हो। अभी लेटेस्ट क्रिमिनल लॉ आए हैं, फौजदारी के कानून नए आए हैं 3। कौन कौन से आए? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक, ये खाली जानकारी के लिए आप लोग सुन लीजिए, लिखेंगे तो नहीं मुझे मालूम है। ये क्या है कि 1 जुलाई 2024 से, कि आप लोगों ने कभी सुना होगा कि भारत की दंड संहिता 1860 के तहत आपको सजा कैद बा मुकर्रर दी जाती है। तो अब 1860 का जो कानून था उसको चेंज कर दिया गया, उसके अंदर तब्दीली आ गई है। अब नया कानून आ गया है, IPC की जगह जो अब नया कानून आया है उसको बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। ये लागू हुआ है 1 जुलाई 2024 से, 1 जुलाई 2024 से ये लागू हुआ है। यानी अब कोई चोरी का अपराध करेगा, अब यानी आज 10 नवंबर 2024 को किसी ने चोरी का अपराध किया तो उसको जो सजा दी जाएगी, वो दी जाएगी भारतीय न्याय संहिता के तहत। लेकिन किसी शख्स ने 30 जून 2024 को कोई अपराध किया तो उसको जो सजा दी जाएगी वो दी जाएगी IPC के तहत, 1860, IPC 1860 के तहत उसको सजा दी जाएगी। लेकिन अब आप लोगों के ज़हन में एक सवाल आना चाहिए कि सर भारत का आईन आप बता रहे हैं 1950 में बना, तो ये 1860 का कानून कैसे लागू हो गया? आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि भाई आईन आ गया तो नया कानून होना चाहिए। तो अब आपके दिमाग में अगर सवाल नहीं आ रहा है तो कुछ बिरयानी की खुशबू आ रही होगी, खाने की खुशबू आ रही होगी, क्योंकि हमारा मामला तो सिर्फ खाने पीने तक महदूद है। ठीक, सवाल आना चाहिए, लेकिन सवाल आप क्रिएट करिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सोचिए, पढ़िए। तो जो IPC का कानून है वो 1860 का लॉर्ड मैकुले ने लिखा, ठीक है, वो बड़ी शख्सियत है ये लॉर्ड मैकुले। इसने भारत में कानून साजी का काम किया। जब अंग्रेज भारत में हुकूमत करने आए तो उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे वो भारत को गुलाम बना सके, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने कानून लागू करा के भारत को गुलामी की जंजीरों में बांध दिया। और ये 1860 का जो कानून है ये उसी तरीके का एक कानून है। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि जब भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को और 26 जनवरी 1950 को भारत का आईन लागू हो गया, तो 1860 का कानून कैसे लागू है? तो इसका जवाब यह है कि आईन की धारा 13 में यह बात मौजूद है कि जो पुराने कानून हैं, भारत की आईन के लागू होने से पहले के जो कानून हैं, और उन कानूनों में और भारत की जो बुनियादी हुकूक के कानून है, अगर उसमें कोई टकराव नहीं है तो वो कानून एज इट इज लागू होते रहेंगे।
मतलब अगर कोई टकराव होगा तो उसको, उस कानून को रद्द कर दिया जाएगा जिस हद तक उसकी टकराव है। लेकिन अगर टकराव नहीं है तो वो एज इट इज लागू होता रहेगा। तो 1860 के कानून की कुछ धाराएं जिनमें टकराव था उसको खत्म कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, और बाकी कानून लागू होता रहा। लेकिन ये कानून अब तरमीम हो चुका है। 1 जुलाई 2024 से नया कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब लागू हो चुके हैं। ठीक है, ये तीनों नाम आप लिख लीजिए। अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो आप लोग लिख लें, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये 3 कानूनों के नाम हैं। क्योंकि आप चलते हुए जाएंगे, आप टोपी लगाए हुए होंगे, कोई माइक वाला आपके पूछेगा कि भाई नए 3 कानून के नाम बता दीजिए अगर आप जानते हैं। वो तो ये समझते हैं कि हम लोग जानते ही नहीं है, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप तुरंत बता दीजिएगा 3 कानूनों के नाम क्या है। पहले कानून का नाम है भारतीय न्याय संहिता, दूसरे कानून का नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तीसरे कानून का नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और आप, मुझे मालूम है कि आप दिल में जब कुरान उतार सकते हैं तो ये 3 बातें तो बहुत छोटी हैं आपके लिए। ठीक, तो ये आप उतार सकते हैं अपने दिल में अगर आप याद करना चाहें। ठीक है, तो अब ये जो कानून है, नए कानून है, ये लागू हो चुके हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि किसी शख्स के यहां चोरी हुई, किसी शख्स के यहां चोरी हुई, तो लफ्ज चोरी में सजा कब होगी? ये एक सवाल है। और इस पूरे सब्जेक्ट में आपको ये बताया जाएगा कि कोई चीज चोरी कब मानी जाएगी। मान लेते हैं कि आपके मदरसे से कोई डस्टर चुरा के ले गया, मदरसे से कोई डस्टर चुरा के ले गया या साइकिल चुरा के ले गया। ठीक, तो वो चोरी कब मानी जाएगी? तो उसमें 2 चीजें हैं जब वो चोरी मानी जाएंगी। पहली चीज तब होगी जब उनका जो अमल होगा, जिस शख्स ने चोरी करी उनका अमल जो होगा वो मुल्जिमाना होगा। और जब उनकी जहनियत मुल्जिमाना होगी तभी चीज जो है, जब ही उनका जो अमल है वो मुल्जिमाना माना जाएगा और उसको चोरी में माना जाएगा। जैसे आपका कोई दोस्त आपकी कॉपी ले गया तो क्या वो चोरी होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप, उसका जो अमल है वो मुल्जिमाना नहीं है। लेकिन कोई ऐसा शख्स जिसको आप जानते नहीं है और वो सिर्फ आपकी साइकिल इस वजह से ले गया क्योंकि उसको बेच के वो पैसा ले लेगा, तो उसका अमल और उसकी जहनियत दोनों मुल्जिमाना है। उस वजह से वो क्राइम होगा, वो जुर्म होगा और उसकी सजा होगी। यानी किसी भी चीज का मुल्जिम यानी अपराधी होना, उसके लिए 2 चीज जरूरी है, मुल्जिमाना अमल और मुल्जिमाना जहनियत। ठीक, और मुल्जिमाना अमल और मुल्जिमाना जहनियत अगर नहीं है तो वो जुर्म नहीं है। और इन दोनों में से कोई एक चीज भी मिसिंग है, कम है, तो भी मुल्जिमाना अमल और मुल्जिमाना जहनियत के होने पे ही आपका जुर्म होना है। और उनमें से एक भी चीज कम है तो उस पर सजा नहीं होगी। अगर आप बड़े वकील बन जाएं या आप वकील बन जाएं, बड़े तो बाद में बनेंगे, अगर आप वकील बन जाएं तो आपके पास ऐसा मुकदमा आ जाए तो आप पहले 2 चीजें देखेंगे कि क्या भाई मुल्जिमाना अमल था इसमें और क्या मुल्जिमाना जहनियत थी। और दोनों चीजें साथ में हैं तभी आप जो है क्या करवा पाएंगे, तभी आप उसको सजा दिलवा पाएंगे। लेकिन अगर आप जो है देख रहे हैं आपके जो क्लाइंट है, जिसकी आप पैरवी कर रहे हैं, जिसकी आप पैरोकारी कर रहे हैं, उसको जबरदस्ती फंसाया गया है, तो अब आप क्या करोगे, ये दोनों चीजें खंगालोगे, क्या मुल्जिमाना अमल था या मुल्जिमाना जहनियत थी, और क्या दोनों साथ में थी, तभी जो है मामला जो है अपराध की श्रेणी में आएगा। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एक शख्स ने क्या किया, एक शख्स ने अपने बचाव में, क्योंकि उसका शौहर बहुत मारता था, तो वो रात में उठी और उठने के बाद अपने घर की तरफ जाने लगी। अब जब वो घर की तरफ जाने लगी तो उसके शौहर की आंख खुल गई, तो वो जाके कुएं पे खड़ी हो गई अपने बच्चे को साथ में लेके, बच्चा गोदी में था। उसने जो है जैसे ही शौहर को देखा कि शौहर निकल के आया हुआ है, तो उसने अपने बच्चे को कुएं में फेंक दिया और खुद भी कूद गई। खुद तो बच गई, बच्चा मर गया। अब सवाल कोर्ट में, अदालत में ये पेश हुआ मुकदमा, तो पूछा गया कि बताइए कि इस औरत ने अपने बच्चे का कत्ल किया है या नहीं।
अब आप वकील हैं और या जज बैठे हैं इस मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं, तो अब आप क्या जवाब देंगे? क्या उसका मुल्जिमाना अमल था? क्या उसकी जहनियत मुल्जिमाना थी? ये दो चीजें आप देखेंगे और इस सब्जेक्ट में आप यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कोई अमल मुल्जिमाना होगा और कैसे कोई जहनियत मुल्जिमाना होगी। तो जब हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो हम आपको इसका जवाब देंगे कि उस औरत ने क्या वो मुल्जिमाना अमल किया था, क्या उसकी जहनियत मुल्जिमाना थी, ये एक सवाल है। क्योंकि अब एक सवाल एक और मैं देता हूं, एक शख्स दूसरे शख्स से परेशान है, उसने चाय बना के लेके आया, चाय बनाने से पहले उसने जहर खरीदा और जहर जो है उस चाय में घोल के मिला दिया। अब उसको चाय देने गया, उसने ट्रे पे से चाय का कप उठाया और कप फोटो पे लगाया और पी ली चाय, उसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि जहर की जो तासीर थी उसमें इतनी ताकत नहीं थी। अब बताइए, उसको बाद में पता चला कि इस चाय में जो है जहर था, क्या मुकदमा चलेगा? एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन देता हूं, आप जा रहे हैं रोडवेज पे बस में से, ठीक, आप जा रहे हैं बस से और बस में किसी ने आपकी पॉकेट मार ली, ठीक, आपके पर्स में 1 रुपया भी नहीं था, आपके पर्स में 1 रुपया भी नहीं था, ठीक, तो क्या चोरी होगी? दूसरा सवाल, एक महिला जा रही है पर्स टांगे हुए ऐसे करके, पीछे से एक पुरुष आया, उसने जेब पर्स में हाथ डाला और हाथ पकड़ लिया। अब बताइए, या हाथ डाला और पता चला कि इनके पर्स में कुछ नहीं है, तो क्या चोरी होगी? क्या उसका अमल मुल्जिमाना था? क्या उसकी जहनियत मुल्जिमाना थी? बताइए। ये जहन, आपका जहन साजी करने का काम कर रहा हूं मैं अभी आपसे। ये सवाल हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। मेरा काम यह है कि आपको लॉ से जो है ताल्लुकात आपका कायम करना, जानकार मतलब आपको ये ताल्लुकात बताना कि लॉ होता क्या है, ठीक है। अच्छा, अब किसी शख्स के यहाँ चोरी हो गई तो वो पहला काम क्या करेगा? चोर को खोजने देगा, चोर, हाँ पुलिस को बताएगा, ठीक है, पुलिस को बताएगा, पुलिस बताएगा कि भाई ऐसा ऐसा मामला हुआ। पुलिस को क्या बताएगा वो? क्योंकि नया कानून है, उसने फोन कर दिया, हेलो हेलो अंकल, पुलिस वाले अंकल, हमारे घर से साइकिल, हमारे मदरसे से साइकिल चोरी हो गई है। तो पुलिस को क्या करना होगा? उसे तुरंत दर्ज करनी होगी कंप्लेंट, तुरंत दर्ज करेगा वो कंप्लेंट, क्योंकि अब फोन से भी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। जो नए कानून कह रहे हैं, नए कानून क्या कह रहे हैं? भारतीय न्याय संहिता का जो कानून है वो कह रहा है फोन पे आपने अगर फोन कॉल करी तो फोन से दर्ज हो जाएगी, 3 दिन बाद जाके आप साइन कर दें, ईमेल से कर दें। आजकल तो जमाना व्हाट्सएप का है, ईमेल का है, तुरंत आप व्हाट्सएप कर दे टू द SHO, थाना नंबर दिस थाना और संख्या, उसमें लिख दे अपनी कि मदरसे के सामने फला तारीख को हमारी साइकिल खड़ी थी, और जब हम सुबह उठ के देखा तो साइकिल खड़ी भी थी, 12 बजे देखा तो गायब थी, CCTV फुटेज देखा तो एक शख्स आया हुआ है कपड़ा बांध के, वो साइकिल लेके जा रहा है, हमें फला शख्स पे जो है शक है कि इसने हमारी साइकिल चुरा ली, क्योंकि 2 दिन पहले वो कह रहा था कि हम तुम्हारी साइकिल चुरा लेंगे। बस अब ये आपने जो है एफआईआर का मतलब क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर का क्या मतलब है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हाँ, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कोई चीज आपको समझ में ना आए तुरंत सवाल पूछ ले, क्योंकि मुझे मालूम है सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, लेकिन आप पूछना नहीं चाह रहे होंगे शर्म के मारे कि सर क्या समझेंगे। अरे सर क्या समझेंगे, समाज क्या समझेगा, ये पूछो। अगर नहीं पूछोगे, ठीक है, सवाल पूछो बेझिझक, क्योंकि जब तक सवाल नहीं पूछोगे तो तुम विरोधी पार्टी से क्या सवाल पूछोगे, तुम जिसके खिलाफ जो है केस लड़ रहे होगे। जब मुझसे सवाल नहीं पूछोगे तो जज को क्या तुम आर्ग्यू करके समझा पाओगे? तुम्हारा काम यह है कि जहन अपना खोलो, और जहन खोलने से क्या होगा, उसमें आप जो है पैरवी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपके आसपास आपने आईफोन मंगाया, अमेजॉन में बिग बिलियन सेल चल रही थी, फ्लिपकार्ट से आपने मंगाया आईफोन, और उसकी जगह आ गया पत्थर। अब आप क्या करेंगे? अब आपके पास क्या चारा है? आप या तो शिकायत करेंगे, शिकायत करने का क्या वो है प्रोफार्मा, वो आपको मालूम होना चाहिए। वो क्या प्रोफार्मा है कि आप जाएंगे जो जिले की कंज्यूमर कोर्ट है उसमें करेंगे, या फिर आप किसी वकील साहब को फोन करेंगे कि जनाब
आप मुझे ही फोन करेंगे, अरे सर वो हमारा हमने आईफोन मंगाया था, वो ईंट पत्थर आ गई है उसमें, तो मैं कहूँगा जनाब एक नोटिस भेज देता हूँ, आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए अपना, मैं आपके नाम से एक नोटिस भेज देता हूँ। तो लीगल नोटिस जाएगा कंपनी को, अमेजोन को, कि जनाब आपसे आईफोन मंगाया गया, आपने हक तलफी करी, पैसा भी रख लिया और पत्थर भेज दिया। उसकी फोटो लगा देंगे, ठीक, और वो लगा के उनको भेज देंगे। या तो वो पैसा भेज देंगे या वो जवाब नहीं देंगे। जवाब नहीं देंगे 30 दिन के अंदर तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देंगे। मुकदमा कहाँ चलेगा? जिले की कंज्यूमर कोर्ट में, और कंज्यूमर कोर्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अब कोई शख्स है, आप इस सब्जेक्ट में ये भी पढ़ेंगे कि अगर कोई शख्स सरकारी अधिकारी है और उस अधिकारी का काम है कि वो रोड जो बन रहा है उसकी जानकारी आवाम तक पहुंचाना, क्योंकि सरकारी पैसा जो है वो आवाम का पैसा है। अब आपको लग रहा है कि उसने पूरा पैसा नहीं लगाया है, तो अब आप क्या करोगे? एक आरटीआई लगाओगे। आरटीआई लगाओगे। आरटीआई का नाम सुना है आपने? आरटीआई की फुल फॉर्म होती है सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। आप क्या करोगे? 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लेके, आप 10 रुपए का पोस्ट ऑफिस से पोस्टल ऑर्डर खरीदेंगे और जो है एप्लीकेशन लिखेंगे, जनाब हमारे मदरसे के सामने की सड़क, इसका टेंडर निकला था, इस पे कितना रुपया खर्च होना है, कब तक ये बनेगा, और अगर कोई कंपनी को ये टेंडर मिला है तो उस कंपनी का नाम बता दीजिए, और इसमें कितना खर्चा अभी तक हो गया है। 1 महीने के अंदर उस सरकारी कर्मचारी को आपको जवाब देना होगा। अगर वो जवाब नहीं देते तो आपको हरजाना मिलेगा, ठीक। अगर आपको उन्होंने जवाब दे दिया, आप उनके जवाब से खुश नहीं है, तो आप अपील में जा सकते हैं कि जनाब इन्होंने तो जवाब ही नहीं दिया। फिर भी आप खुश नहीं है तो फिर आप जो है एक और अपील कर सकते हैं, फिर आपकी जो है पैरवी होगी, और जो है एक कोर्ट है CIC का, उसके सामने इन्हें जवाब की पूरा जवाब देना पड़ेगा सही से। इसका मतलब समझिए कि आप इस जमहूरियत में ये सवाल पूछ सकते हैं कि मेरे घर के सामने की सड़क क्यों नहीं बन रही है, या मेरा राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहा है, या मेरा EWS का सर्टिफिकेट क्यों नहीं बना, या मेरा जो है जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं बना। ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं इस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से, ठीक। ये कानून सरकार ने आपको हक दिया है कि आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए जानकारी होना चाहिए, और जानकारी होने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। 2 किताबें हैं इसमें क्या कहते हैं, इस सब्जेक्ट में, वो किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी। आप पढ़ लेंगे तो आपको इल्म आ जाएगा, इल्म आ जाएगा तो आपकी परेशानी खत्म हो जाएंगी, और परेशानी खत्म हो जाएगी तो आप हुकूमत कर सकते हैं, और हुकूमत कर लेंगे तो आप कानून बना सकते हैं, और कानून बना लेंगे तो फिर आपकी और परेशानियां खत्म हो जाएगी। सारी चीज परेशानी से है ना। अब जब परेशानी आप समझेंगे तभी तो मामला चलेगा। खैर, तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लॉ है क्या। लॉ जो है, एक बहुत बड़े इंग्लिश स्कॉलर ने ये कहा कि लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। वो कहते हैं लॉ कुछ नहीं है, लेकिन जो कॉमन सेंस की बातें हैं वो है लॉ। जैसे सूरज उगता है, रात को डूबता है, लॉ कुछ भी नहीं है। मतलब जैसे मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए ना, कि कोई शख्स की गाड़ी खड़ी हुई थी और वो चोरी हो गई, तो क्या मुलजिमाना अमल होगा या जहनियत होगी। जैसे किसी शख्स को आपसे बैर है, उसने, अगर आप पहली मंजिल की क्लास में बैठे हुए हैं अभी, और उसने आपका फोन लिया और फोन लेके नीचे फेंक दिया बैर में, तो क्या ये अपराध होगा? आपसे मैंने एक सवाल पूछा कि आपका किसी से बैर है और आप पहली या दूसरी मंजिल की क्लास में बैठे हुए हैं अभी, उसने फोन लिया और दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया, आपका फोन हो जाएगा ध्वस्त, टूट जाएगा। तो अब आप जो हैं, आप जो हैं, क्या उस चीज को ये मानेंगे कि इसने कोई अपराध किया, इसको कोई सजा मिलनी चाहिए? कानून कहता है हाँ सजा मिलेगी मिसचीव में, इसने ये अपराध किया है, ठीक है। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ये तब होगी जानकारी जब आप इस किताब को, इस चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे और इस पे जो है डिस्कशन करेंगे। जैसे अब आप लोग जब अगली क्लास में बैठे, हम लोग अगली क्लास में जब भी बैठेंगे तो हम लोग ये बात करेंगे लॉ के माने क्या है, कानून के माने क्या है, आपकी नजर में कानून क्या है। जैसे आपकी पहली क्लास फजर से पहले होती है,
और दूसरी क्लास ईशा, आखिरी क्लास जो है ईशा के बाद तक होती है या ईशा से पहले तक होती है। तो ये जो है आपके मदरसे का कानूनी निज़ाम है, टाइम टेबल। अगर आपसे पूछे कानून की परिभाषा क्या है, मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ, आपकी नजर में कानून क्या है, तो आप बताएंगे लॉ इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। ये लिख लीजिए, लॉ इज नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे आपकी क्लास का निजाम है कि फजर से पहले क्लास होनी है, फजर से पहले आपकी क्लास होनी है, और जो है ईशा से पहले तक क्लास होनी है। तो ये आपका लॉ है, कानूनी निजाम है आपके मदरसे का, ठीक है। अब इसमें कोई मिस हो जाता है तो उसको क्या मिलती है, सजा। इसी तरीके से भारत का ये कानूनी निजाम है, किसी शख्स ने मुल्जिमाना अमल और मुल्जिमाना जहनियत के साथ कोई काम किया और जिससे किसी को नुकसान हुआ तो उसकी सजा मिलेगी। सजा क्या होगी, दो तरीके की, मतलब वैसे तो 6 तरीके की सजा है, लेकिन अक्सर जो 2 तरीके की सजा की बात होती है, या तो उसको मुआवजा या फाइन देना पड़ता है या जेल जाना पड़ता है। और जेल भी 2 तरीके का होता है, एक होती है जिसमें मशक्कत करनी पड़ती है और एक में मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। और अगर कोई बड़ा अपराध कर दिया, बड़ा जो जराइम कर दिया, तो उसको फांसी होती है। और अगर ऐसा अपराध नहीं है कि उसे फांसी दी जाए तो उसको जो है ताउम्र कैद में रहना पड़ता है। अब ये कैद का जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों आया, यानी किसी शख्स ने आपकी साइकिल चुराई, आप उसको 3 साल के लिए जेल भिजवा दे रहे हैं, ये कैद का कॉन्सेप्ट क्यों आया, मतलब क्यों जरूरी है किसी शख्स को समाज से दूर रखना। उस शख्स को समाज से दूर रखना इसलिए जरूरी है कि आज तो आपकी साइकिल चुराई है, कल आपके दोस्त की चुरा लेगा, इसलिए उसको समाज से दूर रखा जाए ताकि उसको इस बात का एहसास हो कि उसने गलत काम किया है। ये सजा का मकसद है। अभी क्या है, सजा पहले क्या होती थी, किस्सास का मामला है कि किसी शख्स ने किसी का कत्ल कर दिया, तो अब शरीयत का कानून क्या कहता है, शरीयत का कानून यह कहता है कि जनाब उसको जो है, कुरानी शरीयत जो है वो ये कहती है कि उस या तो उसके किसी परिवार के, जिसने कत्ल किया उसके परिवार के किसी शख्स का कत्ल हो जाए, या उसके एवज में वो पैसा ले ले या माफ कर दे। कुरान का जो निजाम है वो यही कहता है कि भाई या तो वो किसी को मार दे उसके परिवार में, या जो है उसके एवज का पैसा ले ले, ठीक। लेकिन भारत का जो आईनी निजाम है और भारत का जो फौजदारी का मामला है, उस मामले में आप क्या करते हो, उसको सजा देते हो, अपने हाथ में कानून नहीं लेते हो। और वो जो सजा देने का काम है वो काम भी कोर्ट का है, आपका काम नहीं है कि आपने पकड़ा साइकिल जो चोरी करके ले जा रहा है और आपने जो है उसका रसगुल्ला बना दिया, ठीक। वो काम आपका नहीं है, आपका काम है पुलिस को इंफॉर्मेशन देना, और पुलिस को इंफॉर्मेशन देने के बाद पुलिस कार्रवाई करेगी, ठीक। अब पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस चार्जशीट लगाएगी, चार्जशीट लगाने के बाद जो है अदालत में पेश होगा। वो व्यक्ति इतने देर में क्या हो सकता है, उसको बेल भी मिल सकती है, क्योंकि 3 साल से कम 3 साल तक का अपराध है तो उसको बेल मिल जाएगी। अगर बड़ा अपराध करता तो उसको बेल मुश्किल से मिलती, बहुत बड़ा अपराध करता तो वो बेल नहीं मिलती। बेल क्या होती है, बेल ये मालूम होना चाहिए आपको, बेल क्या है। ये सारी चीजों में डिटेल में भी बात करेंगे आगे, अभी तो मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देने की बात कर रहा हूं। बेल क्या होती है, किसी शख्स ने कोई जराइम की, जुर्म किया, अब उस शख्स की उस अपराध की सजा 2 साल से ज्यादा है, 2 साल से ज्यादा है, तो पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, तो पुलिस क्या करेगी, उस शख्स को गिरफ्तार करेगी, अरेस्ट करेगी, पुलिस उसको अरेस्ट करेगी। अब कोर्ट, पुलिस जब उसको अरेस्ट करेगी तो पुलिस के सामने 2 बातें होंगी, क्या ये शख्स समाज के लिए खतरा है, क्या ये शख्स जो एविडेंस है, सीसीटीवी फुटेज है मदरसे के बाहर की, क्या उसको वो टेम्पर कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है, या जिसका सामान चोरी किया उसको मारपीट कर सकता है उसके साथ। अगर ये चीजें उसको नहीं मिलेंगी तो वो बेल दे देगी, छोटे अपराध में अपने पास से ही बेल दे देगी, ठीक। बेल के लिए क्या होगा, एक बॉन्ड भरवाएगी कि आइंदा मैं नहीं करूंगा और ये अपराध मेरे ऊपर दर्ज हो गया है, मुझे जब भी कोर्ट बुलाएगी तो मैं आऊंगा,
लोगों के साथ अच्छे से रहूंगा, जिसने मेरे खिलाफ कंप्लेंट करी है उससे मारपीट नहीं करूंगा, कोई एविडेंस टेम्पर नहीं करूंगा, ये कंडीशन होंगी। और ये बॉन्ड भर के कुछ पैसा लगेगा, मतलब गारंटी वो लगेगा, जमानत के कागज, बाइक के कागज लगेंगे या घर के कागज लगेंगे, वो छोड़ के आ जाएगा, बॉन्ड मिलते भर जाएगा। अब ये सजा अगर 7 साल से ऊपर की है तो ये इसको कोर्ट से बेल मिलेगी, कोर्ट से बेल मिलेगी, ठीक है। फिर इसको कोर्ट से बेल मिलेगी। यहां चाहे तो पुलिस बेल दे सकती है, कोर्ट से बेल मिलेगी जहां पे अपराध बड़ा है, किसी ने किसी के ऊपर गर्म पानी फेंक दिया और ऐसा खौलता हुआ पानी फेंक दिया जिससे उसकी स्किन जल गई, तो ये बड़ा अपराध है, इसमें सजा ज्यादा है। तो अब ऐसे अपराध में जो है उसको जो है कोर्ट से बेल लेनी पड़ेगी, और कोर्ट जो है यही सेम कंडीशन लगाएगी कि जनाब आप ऐसा ऐसा नहीं करेंगे, वो बेल ले लेगा। तो ये बेल का निज़ाम है। बेल के लिए आपको वकील करना पड़ेगा, वकील साहब आपकी बेल पे बहस करेंगे, बहस में जो भी बात निकल के आएगी अदालत फैसला देगी। अदालत के फैसले से आप खुश होते हैं तो आप बाहर आ जाएंगे, नहीं खुश होते हैं तो आपको अपील जाएंगे आप हाई कोर्ट में, वकील साहब इसमें पैसा लेंगे। और अगर आप वकील बन जाते हैं तो हारने पे भी पैसा मिलेगा और जीतने पे तो मिलेगा ही मिलेगा। खुशी आप लोगों के चेहरे पे ये जाहिर कर रही है कि आप लोग वकील बनना चाहते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, आज का डिस्कशन हम लोग इसी पे ही रखते हैं और इसी पे ही रखने की मैंने कोशिश की है ताकि आपका एक जहन बने और आपको ये लगे कि यार ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। और ये सब्जेक्ट पढ़ने के फ़ायदे ये होंगे कि आवाम के जो मामले हैं, असल में अभी क्या कागज, जब ज़मीन के मामले आएंगे तो हम लोग वर्सा और मीरास के बारे में बात करेंगे, किसका कितना हक है, वो सारी चीज़ों पे हम लोग जब बात करेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि यार ये जानकारी तो हमें होनी चाहिए। क्यों, जब हम पैदा हो रहे हैं जिस दिन से, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट बनना ज़रूरी है, और जिस दिन तक ज़मीन पे जिंदा हैं और हमारे इंतकाल होने के बाद तक भी कानून लागू होगा हम पे। क्यों, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट बनेगा, यानी फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, यानी पैदा होने तक, माँ के पालने से ग्रेव तक यानी कब्र तक आप पे कानून लागू हो रहा है, और मरने के बाद भी कानून लागू हो रहा है। दूसरा, हमारे आसपास हमारे अपने रिलेशनशिप में भी कानून लागू होता है। जैसे दोस्तों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम आज से मिलके एक यूट्यूब चैनल चलाएंगे और जिसका जो मुनाफा होगा वो हम आधा आधा बांटेंगे। अब एक दोस्त जो हैं वो जहनियत उनकी ठीक नहीं थी, उन्होंने जो है मुनाफा बांटने से इनकार कर दिया। अब एक जो है करार हुआ था इन लोगों के बीच में, एग्रीमेंट हुआ था। अगर उस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी अगर कोई शख्स करता है तो फिर वो कहां जाएगा, पहले तो नोटिस भेजेगा कि जनाब हमारे बीच में मुआहदा हुआ था और उस मुआहदे की आपने खिलाफ वर्जी करी है। तो अब आप अगर खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपको आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, अदालत में आप जाएंगे, अदालत जो है आपके पक्ष में फैसला देगी या विपक्ष में फैसला देगी। तो आपका कानून से जो है राब्ता हर वक्त है। मान लीजिए कि आपने किसी को कॉल की और कॉल करके ये कह दिया कि फला दोस्त मेरा जो है, आपने उसकी वालदा को फ़ोन किया और वालदा को फ़ोन करने के बाद आपने कह दिया कि आंटी उसकी तो तबीयत ख़राब है और वो जो है बहुत बुखार में है, हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। इतना सुन के उनकी वालदा की जो है तबीयत बिगड़ गई, ठीक। अब बताइए, क्या अगर उनकी वालदा के साथ कुछ हो जाता है, अगर वालदा के साथ कुछ हो जाता है तो आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है आपके खिलाफ? या एक डॉक्टर साहब के पास एक शख्स गया, उसने सीधे हाथ का बताया कि जनाब डॉक्टर साहब ये सीधे हाथ का मेरा हाथ टूटा हुआ है, इस पे फ्रैक्चर कर दीजिए। डॉक्टर साहब ने उल्टे हाथ पे कर दिया। अब बताइए डॉक्टर साहब की क्या जिम्मेदारी होगी? डॉक्टर साहब के पास आप गए सर्जरी कराने के लिए, डॉक्टर साहब ने सर्जरी तो बहुत बेहतरीन करी लेकिन तौलिया छोड़ दी, रुई छोड़ दी पेट में बंद करते वक्त, ठीक। तो आप बताइए डॉक्टर साहब की क्या जिम्मेदारी होगी? समझ रहे हैं, हर शख्स की एक जिम्मेदारी है, क्योंकि जो हुकूक हैं वो हुकूक के साथ साथ जिम्मेदारी आती है, और जब हुकूक जिम्मेदारी के साथ आएगा तो उसको पॉजिटिव राइट्स बोलते हैं, और जब हुकूक राइट्स जिम्मेदारी के साथ नहीं आएगा तो उसको नेगेटिव राइट बोलते हैं। अब जैसे हुकूक आपका है, जिम्मेदारी सरकार की है कि उसकी खिलाफवर्जी ना हो। जैसे
आपका हुकूक है कि आपके साथ कोई भी ऐसा भेदभावपूर्ण वाला व्यवहार ना करे, यानी आपका रंग देख के, आपका धर्म देख के, आपकी जाति देख के कोई आपके साथ भेदभाव ना करे, ठीक। लेकिन अगर वो भेदभाव हो रहा है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है। तो यानी हुकूक आपका, जिम्मेदारी किसकी? सरकार की, कि सरकार ऐसा नहीं होने देगी। अगर ऐसा होता है तो समाज का ताना बाना बिखर जाएगा और उसको रोकने के लिए आईनी निज़ाम बनाया गया है, ठीक है। मुझे लगता है आज की क्लास को हम यहीं आज वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम बात करेंगे तो हम जो है बात करेंगे मीनिंग ऑफ लॉ पे। आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं अपने सवाल। कोई सवाल है आप लोगों का? क्योंकि इसमें नोट्स बनाइए, जो बात मैं कह रहा हूं उसको लिखिए, ताकि आप जो है एक अच्छे बड़े वकील बने, जज बने, कलेक्टर बने, ठीक है। हाँ बोलिए। मुल्जिमाना अमल और मुल्जिमाना जहनियत के बारे में आप समझना चाहते हैं, तो मुल्जिमाना अमल के बारे में मैं आपको बताऊं कि अगर कोई अमल ऐसा है जिसकी वजह से किसी शख्स को गैर ज़रूरी फ़ायदा हो रहा है और किसी शख्स को गैर ज़रूरी नुकसान हो रहा है, तो वो मुल्जिमाना अमल होगा। यही जहनियत के साथ है। मतलब अमल जो है वो आप कैसे करवाओगे? जैसे किसी शख्स ने आपके घर पे एक लड़का काम करता है, ठीक है, उसने आपका फ़ोन रखा हुआ देखा कि भाई साहब का फ़ोन रखा हुआ है टेबल पे, उसने आपकी नज़र से बचा के वो टेबल से उठा के टेबल के नीचे डाल दिया कि जब मैं रात को जाऊंगा तो फ़ोन लेता चला जाऊंगा। अब उसकी जहनियत क्या है? चोरी की, कि उसने वहां से उठाया, अमल कर दिया उसने, जहनियत तो पहले ही आ गई कि मुझे फ़ोन चोरी करना है। अमल क्या करा? उसने फ़ोन उठाया और वहां से उठाने के बाद उसने सोफे के नीचे डाल दिया, तो उसकी जो अमल है वो मुल्जिमाना हो गई, क्योंकि उसको गैर ज़रूरी फ़ायदा हो जाएगा और आपको गैर ज़रूरी नुकसान हो जाएगा। ये मुल्जिमाना अमल का मामला है। कोई और सवाल हो तो पूछ सकते हैं। मैं आपसे कुछ होमवर्क करवाना चाहता हूं कि आप लोग ये जानकारी रख के आएँ कि जब अगली बार आप आएँ तो आइन में एक प्रीएम्बल है, तो वो याद कर लीजिए कि हम भारत के लोग, भारत को। आपके लेक्चर्स में मैं आपको हो सकता है इसको अफजल सर जो है इसको आपको भेज दें, उर्दू में आप जो है उसको याद कर लें। नेक्स्ट क्लास में हम उस पर डिस्कशन करेंगे, कोई एक शख्स उसमें से उठ के सुना भी दे। दूसरा, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग, ये पीछे स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये उर्दू में आपको याद कर लेना, ये आपको अभी ग्रुप में मिल जाएगा ताकि आप इसको डाउनलोड करके याद कर लें और इससे आपको आसानी होगी। ये आइन का पहला पेज है, भारत के आइन का पहला पेज है। इसमें लिखा हुआ है कि हम भारत को कैसा खुद मुख्तार मुल्क बनाना चाहते हैं, जमहूरी मुल्क बनाना चाहते हैं, समाजवादी मुल्क बनाना चाहते हैं, हाँ, और इसमें जो है हम न्याय करना चाहते हैं, कैसा सामाजिक इंसाफ करना चाहते हैं, आर्थिक इंसाफ करना चाहते हैं, और जो है राजनीतिक इंसाफ करना चाहते हैं, पॉलिटिकल जस्टिस करना चाहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। दूसरा, मैं ये चाहता हूं कि आपको ये मालूम हो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहले राष्ट्रपति कौन थे, पहले चीफ जस्टिस कौन थे, ठीक है। जो पहली लिस्ट है वो आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है, कौन कौन लोग पहले। और कल जो है मौलाना आज़ाद की बरसी है, वो पहले जो है 11 नवंबर को मौलाना आज़ाद की बरसी होती है और वो भारत सरकार उसको राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के नाम से मनाती है, नेशनल एजुकेशन डे के नाम से मनाती है। और मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और उनकी कौम शिक्षा में सबसे पीछे है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए कि जो पहले शिक्षा मंत्री हैं वो मौलाना आज़ाद थे, और जो है उनके वो बर्थडे पे क्या मनाया जाता है, वो भारत सरकार उनको ऐसे सेलिब्रेट करती है कि उसको वर्ल्ड नेशनल एजुकेशन डे के नाम से वो मनाया जाता है, ठीक। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, पहले कानून मंत्री कौन थे। अभी 26 नवंबर आ रही है, तो 26 नवंबर को क्या है कि 26 नवंबर को ये बनाया जाता है संविधान दिवस, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया था, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे की जो कहानी है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ। आपका और कोई सवाल हो तो बात करते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह। कोई सवाल है आप लोग? हाँ, कोई सवाल नहीं है आप लोगों का? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का कोई सवाल इस तरीके का है नहीं। अगर कोई सवाल होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।